जोहार झारखंड साथियों, मैं प्रकाश पोद्दार करियर फाउंडेशन की स्पेशल सीरीज झारखंड दर्शन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं झारखंड दर्शन का ये 14वां भाग, जिसमें हम लेकर आए हैं आप सभी के बीच साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट। जो नए हैं उनको मैं बता दूं कि अब तक 13 डिस्ट्रिक्ट्स की कंप्लीट वीडियो बनाई जा चुकी है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, और आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके झारखंड दर्शन नाम की प्लेलिस्ट में जा करके सारे वीडियोस को देख सकते हैं। ये आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक डिफरेंट अप्रोच होगा दोस्तों, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को कवर कर लेना बेहतरीन तरीके से, क्योंकि मैं इसमें बताता हूँ उस डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें, जैसे भौगोलिक दृष्टिकोण से वो कहाँ पर है ना, उसकी सीमा किसके किसके साथ लगी हुई है, उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, खनिज के लिहाज से क्या है, इंडस्ट्री वहां पर कौन कौन सा है, और ऐतिहासिक महत्व उस डिस्ट्रिक्ट का कौन सा है। ये सारी चीजों को लेकर के चलते हैं। तो ये कोई अलग से स्पेशल सब्जेक्ट नहीं है, पूरे चीजों को कवर करने का इसमें प्रयास करते हैं। ठीक है, तो जो लोग देख रहे हैं, काफी लोग पसंद कर रहे हैं, लगातार डिमांड आ रहा है कि जल्दी से खत्म करवा दीजिए सर। तो मेरी भी प्रयास है कि जल्द से जल्द खत्म करवा दूं। हम लोग 14 नंबर में पहुंच ही चुके हैं। अब ये हो जाएगा, उसके बाद आपका कितना बच जाएगा, 24 डिस्ट्रिक्ट है, तो जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड। तो सभी लोग देखें, पिछले सारे सीरीज को कंप्लीट करें। आज हम लोग साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट पे बात कर रहे हैं। ठीक है, जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हमारी जेपीएससी की ऑनलाइन बैच भी चल रही है, जो पेड ग्रुप चल रहा है। आप अगर जुड़ना चाहते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमारी पेड ग्रुप से, जेपीएससी की ऑनलाइन बैच से, तो आप हमारे नंबर जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बार मैं बता देता हूँ, 7070802888। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारी जेपीएससी कंप्लीट जेपीएससी की सीरीज से जुड़ सकते हैं, जिसमें हम पूरी तैयारी करवाने वाले हैं हमारी टीम के द्वारा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं साहेबगंज। साहेबगंज की जब हम चर्चा करते हैं दोस्तों, तो ओवरऑल आप झारखंड जी के पढ़ रहे होंगे, तो साहेबगंज के बारे में क्या क्या चीजें आप लोग मुख्य रूप से देखते हैं। अगर हम साहेबगंज की बात करें तो ये संथाल परगना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट में आता है कि नहीं। उसके अलावा अगर हम साहेबगंज की बात करें तो झारखंड का एक लौता ऐसा जिला है जहां से गंगा नदी गुजरती है ना। झारखंड का एक लौता ऐसा जिला है जहां से गंगा नदी गुजरती है। उसके अलावा आपको पता होगा कि मध्यकाल में जिस समय मुगल शासन चल रहा था, उस समय इस क्षेत्र का कुछ ज्यादा ही महत्व था। हम डिस्कस करेंगे क्या महत्व था। एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर भी कुछ बातें हैं जो साहिबगंज से रिलेटेड है, जो आपको जाननी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आइए समझते हैं एक एक पॉइंट को। कुछ पॉइंट ये फैक्ट हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन कुछ बातें इसमें भी इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के लिहाज से। ठीक है, ये आंकड़ा है, आंकड़ों को मैं उतना जाना नहीं है, लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें इधर मैं बताऊंगा उस पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग मैप देख लेते हैं। देखिए ये झारखंड का मैप है। ठीक है, इस झारखंड के मैप में जो साहेबगंज का लोकेशन है यहाँ पर है। ये कौन सा लोकेशन दोस्तों, आप इसको कह सकते हैं बिल्कुल उत्तर पूर्वी जिला। ठीक है, बिल्कुल उत्तर पूर्वी जिला है, इस कॉर्नर में है। और एकमात्र ऐसा जिला जो बिहार से भी टच कर रहा है और पश्चिम बंगाल से भी टच कर रहा है। ठीक है, याद रखिएगा, ये एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का जो बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों के साथ सीमा साझा करता है। दोस्तों, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट हो गया साहिबगंज के बारे में। भौगोलिक दृष्टिकोण से ये एक इंपॉर्टेंट हो गया। साहिबगंज संथाल परगना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट है, और ये बिल्कुल भी यहाँ पर देख सकते हैं बंगाल का बॉर्डर और इस साइड में बिहार, तो महत्वपूर्ण तो है ही। सामरिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हुआ करता था, जब अलग अलग छोटे छोटे राजवंश हुआ करते थे, उस समय की बात है। ठीक है, देखिए अब इसके सीमावर्ती जिलों की बात करें तो साहेबगंज का 2 ही सीमावर्ती जिला है झारखंड के अंदर, एक गोड्डा है और एक पाकुड़ है। ठीक है, एक गोड्डा जिला है, एक पाकुड़ जिला है। तो 2 पड़ोसी जिले साहेबगंज के अगर देखें तो गोड्डा और पाकुड़ है। बाकी 2 पड़ोसी राज्य अगर देखें तो बिहार और पश्चिम बंगाल है। तो ये भौगोलिक दृष्टिकोण आप इसको विकसित कर लीजिए कि साहेबगंज का लोकेशन, साहेबगंज की सीमा, तो ये भूगोल के दृष्टिकोण से आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग समझते हैं दोस्तों
इसके कुछ आंकड़े देखते हैं, फिर हम लोग इंपॉर्टेंट बातों पर आएंगे। साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट स्थापना भी कई बार पूछ दिया जाता है। साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट की स्थापना 1983 में हुई थी, ठीक है। 1983 ईस्वी में इसकी स्थापना 17 मई को हुई थी दोस्तों। ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो पूछा जाता है, एसआई में इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे डिस्ट्रिक्ट की स्थापना से संबंधित। साहिबगंज संथाल परगना का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका मुख्यालय, डिस्ट्रिक्ट का जो मुख्यालय है वो भी साहिबगंज में ही है, इसको तो कोई दिक्कत है ही। इसका जो क्षेत्रफल है 2063 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। साहिबगंज का क्षेत्रफल जो है 2063 वर्ग किलोमीटर है, 2063 वर्ग किलोमीटर, इसको याद रखना है आपको। कुल जनसंख्या कितना है दोस्तों, तो 11,50,567, ठीक है। 11.5 लाख भी याद रखिएगा तो चलेगा। साहिबगंज जिले का जो कुल जनसंख्या है वो 11,50,567 है, यानी 11.5 लाख अप्रोक्स में आप लोग ध्यान रखिएगा। दशकीय वृद्धि 24% इसकी जनसंख्या वृद्धि हुई है 2011 में। 2001 से 2011 के बीच में इसमें जो जनसंख्या वृद्धि हुई है वो 24.01% हुई है। 558 इसका घनत्व है और 952 इसका क्या है, लिंगानुपात है, जो झारखंड के लिंगानुपात से अच्छा है। जो ओवरऑल झारखंड का लिंगानुपात है ना, उसकी तुलना में इसका लिंगानुपात अच्छा है। अब यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जाता है दोस्तों, साक्षरता। आप देख पा रहे काफी कम दिख रहा है। साक्षरता के दृष्टिकोण अगर देखें तो इसमें मात्र 52.04%, अगर हम 2011 की जनगणना की बात करें तो 52.04% ही साक्षरता है। कहाँ, साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सबसे न्यूनतम साक्षर जिला पाकुड़ है ना, पाकुड़ के बाद सबसे न्यूनतम, ठीक है, सबसे न्यूनतम अगर बात करें तो साहिबगंज ही है। झारखंड में आप लोग पढ़ चुके हैं, पाकुड़ जिला का सबसे कम है साक्षरता दर। तो पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट के बाद सबसे कम साक्षरता दर की अगर बात करते हैं तो साहिबगंज है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो आप लोग एक लाइक जरूर दबाइएगा और अपने अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करिएगा। इस पूरे सीरीज की लिंक को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि सारे लोग कंप्लीट कर लें सारे डिस्ट्रिक्ट की इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब हम लोग अनुमंडल की बात करें तो इसमें 2 अनुमंडल, ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इन सब चीजों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि साक्षरता की दृष्टिकोण से झारखंड का दूसरा सबसे न्यूनतम साक्षरता वाला जिला जो है वो साहिबगंज है। अनुमंडल कौन सा है दोस्तों, अनुमंडल इसमें कितना है, 2 है, ब्लॉक 9 है, ठीक है। विधानसभा क्षेत्र इसमें 3 है, याद नहीं रखना है कौन कौन सा विधानसभा क्षेत्र है, कौन कौन सा प्रखंड है, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। 2 नेशनल हाईवे यहां से गुजरता है, NH80 और 133B, NH80 और 133B, ये 2 नेशनल हाईवे साहिबगंज से गुजरता है। अब समझते हैं, देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट बातें। अब यहां मैंने आपको बताया गंगा नदी, एकमात्र ऐसा जिला झारखंड का साहिबगंज जहां से गंगा नदी गुजरती है, ये तो आपको याद रखना ही है, ठीक है। उसके अलावा कौन कौन सी नदियां गुजरती है साहिबगंज से देख लीजिए। संथाल परगना की ये सारी नदियां हैं, जैसे गुमानी नदी, ब्राह्मणी नदी, बसलोई जो कि गुड्डा से निकलती है, बांस पहाड़ी से, पालसी नदी, अजय नदी, ठीक है। ये सारी नदियां दोस्तों, ये सारी नदियां गुजरती है कहां से, साहिबगंज जिला से कहीं ना कहीं से गुजरती है, ठीक ना। याद रख लीजिए एक बार, गंगा, गुमानी, ब्राह्मणी, बसलोई, पालसी और अजय। खनिज के दृष्टिकोण से देखें तो कोयला पाया जाता है, थोड़ा बहुत कोयला भी पाया जाता है, इमारती पत्थर पाया जाता है, नीलम जो पत्थर होता है ना, नगीना, नीलम जो पत्थर होता है वो पाया जाता है, गोमेद पाया जाता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि नीलम गोमेद झारखंड के किस जिलों में खनिज मतलब पाया जाता है, तो आपका हो जाएगा साहिबगंज। उसके अलावा उद्योग में 1-2 इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एक टीन केन विनिर्माण कंपनी, जो टीन का जो ड्रम वगैरह बनता है ना, उसका एक निर्माण कंपनी है साहिबगंज में। मेटल प्रेस वर्क, 2 छोटे छोटे उद्योग है दोस्तों, उद्योग में बहुत ज्यादा ये डेवलप नहीं है। पर्यटन स्थल में ध्यान रखिए, राजमहल जीवाश्म अभ्यारण्य है ना, राजमहल जीवाश्म अभ्यारण्य आपका साहिबगंज जिला में है। राजमहल में उधवा पक्षी विहार, ये सब तो याद हो गए आपको, उधवा पक्षी विहार, राजमहल जीवाश्म अभ्यारण्य, तेलियागढ़ी का किला जिस पर कई लोगों ने कब्जा किया था, ठीक है, हम लोग डिस्कस किए थे हिस्ट्री वाले टॉपिक में, हम लोग डिस्कस कर भी रहे हैं, है ना। तेलियागढ़ी का किला, तेलियागढ़ का किला जो है ये भी राजमहल क्षेत्र में ही है।
साहिबगंज में ही है। दामिनी कोह का नाम आपने सुना है, वो है भगनाडीह। भगनाडीह भी कहाँ पड़ता है? साहिबगंज में पड़ता है। कन्हैया स्थान, मंगला हाट, रामपुर, ये कुछ पर्यटन स्थल है दोस्तों। मोती झरा जलप्रपात भी याद रखिएगा, मोती झरा जलप्रपात भी कहाँ है? साहिबगंज जिले में स्थित है दोस्तों। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक। अब देखिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बातें यहां पर मैंने एक दो पॉइंट बताया, ये एक इंपॉर्टेंट था आपका जो मैप में बताया, इधर सारी बातें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो मैंने इंपॉर्टेंट नोट्स लिखे हैं किस प्रकार से ये महत्वपूर्ण है। सबसे पहले देख लीजिए झारखंड का प्रथम बंदरगाह, करंट के दृष्टिकोण से देखें तो झारखंड का प्रथम बंदरगाह बनाया गया, डेवलप किया गया साहिबगंज में। ठीक है, इसका उद्घाटन भी हो चुका है और उद्घाटन के बाद जो पहली माल ढुलाई यहां से की गई ना, वो अडानी ग्रुप का एक शिप से किया गया। ठीक है, अडानी कंपनी आपको पता होगा, अडानी ग्रुप, गौतम अडानी जिसके चेयरमैन है, तो अडानी ग्रुप के शिप के द्वारा पहली माल ढुलाई, इसका बंदरगाह डेवलप होने के बाद जब इसका उद्घाटन हुआ तो अडानी ग्रुप के द्वारा पहली माल ढुलाई अडानी के शिप के द्वारा किया गया दोस्तों। ठीक है, इसको याद रखिएगा। झारखंड में एक लौता बंदरगाह आप इसको कह सकते हैं, झारखंड का एक लौता बंदरगाह साहिबगंज में डेवलप किया गया है। ऐतिहासिक महत्व देखिए कितना ज्यादा है। सबसे पहले हम देखते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर, है ना, झारखंड का अगर प्राचीन भारत में जाते हैं तो दो महत्वपूर्ण बातें आपको कम से कम साहिबगंज के बारे में याद रखना है एग्जाम के लिए। सबसे पहले राजमहल का कंकजोल जो क्षेत्र है, ठीक है, राजमहल का जो कंकजोल क्षेत्र है वहां से बुद्ध की मूर्तियां प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है दोस्तों? बुद्ध की मूर्तियां। पूछेगा कि कहां से प्राप्त हुई है, तो राजमहल के कंकजोल से कनिंघम के द्वारा ये खोजा गया था मूर्ति। ठीक है, पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा गया है, कनिंघम के द्वारा ये मूर्तियां खोजी गई थी। राजमहल के कंकजोल क्षेत्र में बुद्ध की मूर्तियां प्राप्त हुई है। उसके अलावा कंजांगल एक राजमहल का ही क्षेत्र है। यही वो जगह है जहां पर ह्वेन की मुलाकात हर्षवर्धन से हुई थी, है ना। कंजांगल वो जगह है जहां पर ह्वेन की मुलाकात किससे हुई थी? हर्षवर्धन से हुई थी। इस बात को भी याद रखिएगा, ये भी राजमहल में ही पड़ता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट उधर हो गया। उसके बाद मध्यकाल में आते हैं तो आपको बता दें कि चौसा की लड़ाई जो हुई थी हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में, चौसा की लड़ाई के बाद राजमहल क्षेत्र भी सूरवंश के अधीन आ गया था और सूरवंश यहां पर लगभग 35 वर्षों तक अपना सत्ता जमाए रखा था दोस्तों। भले ही बाद में मुगलों का वापसी हो गया था, लेकिन राजमहल क्षेत्र में 35 वर्षों तक सूरवंश का आधिपत्य रहा था, अधिकार रहा था। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, 1592 ईस्वी में, 1592 ईस्वी में अकबर का सेनापति मान सिंह का नाम तो सुने होंगे आप लोग। अकबर का सेनापति मान सिंह जो था वो राजमहल क्षेत्र को बंगाल की राजधानी घोषित कर दिया था। ठीक है, बंगाल प्रांत की राजधानी घोषित कर दिया था। किसने? अकबर का सेनापति मान सिंह ने। ठीक है, और आपको याद रखना है दोस्तों कि इस नगर का नाम, ये जो राजमहल क्षेत्र है, इस राजमहल का नाम उसने अकबर नगर रख दिया था। क्या रख दिया था? अकबर नगर रख दिया था। किसने? मान सिंह ने। तो ये था राजमहल और साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट के बारे में सारी इंपॉर्टेंट बातें, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर एग्जामिनर को ये लगे कि राजमहल या साहिबगंज से हमको सवाल पूछने हैं तो मोस्ट ऑफ चांस है, 95% चांस है कि इसी में से प्रश्न वो पूछ सकता है दोस्तों। ठीक है, तो आपको कैसा लगा आप एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे रिपीट करने से मतलब नहीं, अगर आप इसको एक बार फिर से सुनना चाहते हैं तो दोबारा से आप इसको सुन लें। सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम सुने तो आप इसको फास्ट करके भी देख सकते हैं, प्ले स्पीड बढ़ा के आप इसको रिवीजन करें और सारे डिस्ट्रिक्ट्स को जरूर देखें दोस्तों। ये मेरा 4-5 महीने से सीरीज चल रहा है, मैं कंटिन्यू नहीं दे पा रहा था, नहीं तो अभी तक कंप्लीट हो गया रहता, लेकिन अब जो है ज्यादा समय नहीं लगेगा। 14 डिस्ट्रिक्ट हो गया है। एक सप्ताह पहले मैं वो डिस्ट्रिक्ट लेकर के आया था, जो पश्चिमी सिंहभूम था, वो भी क्लियर हो गया है। अब छोटे छोटे ऐसे जो बहुत कम इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है वही बच गए हैं। सारे इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट 14 कवर कर दिए गए हैं। अब मात्र बच रहा है आपका कितना? 10, है ना, 10 ही बच रहा है ना। तो 10 डिस्ट्रिक्ट जो बच रहा है उसको हम लोग जल्दी जल्दी कर 3-4 दिन के गैप में कर देंगे। आप लोग फटाफट इसको कंप्लीट कर लीजिए। जो लोग नए हैं वो सारे डिस्ट्रिक्ट्स को कंप्लीट करिए, सुन लीजिए, लेक्चर को सुन लीजिएगा, सुन के आपको याद हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, रात को 10 बजे हमारे इंडियन पॉलिटी का सेशन चल रहा है, बिल्कुल कंप्लीट लक्ष्मीकांत को कंप्लीट करा रहा हूं मैं रात को 10 बजे। हालांकि वो थोड़ा एडवांस लेवल का लेक्चर है, 0 से एडवांस लेवल तक सब कुछ बताऊंगा, पीसीएस आईएएस एग्जाम सब कुछ कवर कर रहा हूं उसके अंदर। ठीक है, तो आप अगर पेशेंस रख सकते हैं उस लेवल का पढ़ने का तो आप उस लेवल से जुड़े और पॉलिटी को अच्छी तरह से सीखें। ठीक है, मॉर्निंग में हमारा 6:30 बजे सेशन चल रहा है, डेली चल रहा है, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइव डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, लाइव डिस्कशन सेशन कर रहे हैं, तो उससे भी आप लोग जुड़ सकते हैं। सुबह में 6:30 बजे से ये चल रहा है, डेली 1 से सवा घंटा पर डे चलता है, जिसमें झारखंड जीके, झारखंड करंट अफेयर, जीके और कुछ साइंस के प्रश्न भी आपको पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद। लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी।